जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बेटे, ये जो टॉपिक हमारा है नॉन करंट एसेट्स, ये आते हैं अंडर IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है। अंडर IAS 16 जो है ना, हम डिस्कस करते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेवल बी में ये चैप्टर काफी डिटेल में पढ़ा होता है हमने, तो बेटे लेवल सी में आके ना इसकी और ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? लेवल बी में तो चलो इसकी आपकी टेस्टिंग हुई, MCQs वगैरह। लेवल सी में MTQs में भी इस चैप्टर का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए बेटे ये चैप्टर स्टिल लेवल सी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं देखिए, आपके पास हैं सारे वही टॉपिक्स, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। सिर्फ एक रीवैल्यूएशन के अंदर नया पॉइंट एडेड होगा एक्सेस डेप्रिसिएशन का, जो लेवल बी में नहीं होता। यहाँ पे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या है, फिर उनका एक्विजिशन कैसे डील करते हैं, डेप्रिसिएशन, रिवाइज डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, रीवैल्यूएशन, ठीक है। और साथ क्या आ गया नया टॉपिक, एक्सेस डेप्रिसिएशन। बस ये टॉपिक है जो आपको छोटा सा टॉपिक है, जस्ट डबल एंट्री है, जो लेवल बी में नहीं करवाई जाती, उसके कोर्स का पार्ट नहीं है। और फाइनली नॉन करंट एसेट रजिस्टर, ये भी आपको पता है कि ये तो थ्योरेटिकल है कि हम एक टेबल, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। अच्छा जी, अब नॉन करंट एसेट्स का एक्विजिशन जो है ना, सबसे पहले चलो डेफिनेशन पे आते हैं। आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? देखिए, ये अकाउंटिंग जो है फॉर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स अंडर IAS 16 आपको डिस्कस करती है। ये है जी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्ड को का नाम समझो ये है। अच्छा, रिकग्नाइज करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना। बेटे देखें, किसी भी चीज को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तब इंक्लूड करते हो उसके हेडिंग या टाइटल के अंदर जब वो अपनी डेफिनेशन क्वालिफाई कर रही हो। अब टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जब अपनी डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट करते हैं, डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, तो फिर इनको रिकग्नाइज किया जाता है इन द SFP एज प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट या टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अब क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज प्रोबेबल। प्रोबेबल होने का चांस कितना परसेंट होता है? प्रोबेबल देखो, रिमोट वाला चांस 5%, लेस देन 5% होता है। 5 to 50% को हम पॉसिबल कहते हैं। 50 to 95, 50 से ऑनवर्ड 95% तक जो होता है ना वो प्रोबेबल। हैवी चांस, हायर चांस दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। आइटम यानी कि ये बात करें इसी नॉन करंट एसेट की, कि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो भी इसका फ्यूचर में बेनिफिट है बेटे, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो, हम नॉन करंट एसेट बाय इसलिए करते हैं ना कि ये इन द लॉन्ग रन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, बेनिफिट। तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट ही होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में सिर्फ कैश नहीं आता, किसी भी तरह का ऐसा बेनिफिट जो मॉनेटरी टर्म्स में आपके बिजनेस को मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बिल्डिंग मेरी अपनी है तो इस बिल्डिंग से, ऑल्दो बिल्डिंग में जो है हम डायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे। बिल्डिंग में फॉर एग्जाम्पल हमने एडमिन लोगों को या मैनेजमेंट के लोगों को बिठाया हुआ है, ठीक। अब बिल्डिंग का कंट्रीब्यूशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिल्डिंग हमारा एसेट ना होती, बिल्डिंग हमारे पास ना होती, तो हमें रेंट पे करना पड़ता। तो ये जो बिल्डिंग वाला नॉन करंट एसेट है, ये हमें डायरेक्टली कैश प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन ये कॉस्ट में रिडक्शन कर रहा है। ये भी तो इकोनॉमिक बेनिफिट है ना। कॉस्ट में रिडक्शन भी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट अगर फ्यूचर में आपको आपके एसेट से मिल रहा है तो यस, वो आपका नॉन करंट एसेट है, ठीक है। और कॉस्ट जो है ना वो रिलायबली मेजरेबल हो, यानी कि कॉस्ट मेजरेबल होनी चाहिए। यू कैन नॉट से कि भाई इसकी कॉस्ट मुझे नहीं पता, कॉस्ट में कैसे कैलकुलेट करूं। कॉस्ट मेजरेबल होगी तो बेटे उसको आप एसेट के स्टेटस पे लिखोगे ना इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब आप कॉस्ट ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, फिगर ही आपको फाइनल नहीं है, तो क्या शो करोगे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? तो ये 2 पॉइंट्स क्वालिफाई होते हैं तो आप इस एसेट को रिकग्नाइज करते हैं इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेशन क्वालिफाई होनी चाहिए। अच्छा जी बेटे, किसी भी नॉन करंट एसेट में ना जो हैपनिंग होती है, या आप ये समझ लो कि जो उसमें थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द नॉन करंट एसेट 4 तरह के चेंजेस कैन हैपन। इनिशियल परचेज यानी कि एक्विजिशन, या तो एसेट खरीदा जाता है, डेप्रिशिएट होता है, रीवैल्यू होता है, और फिर उसको बेचना क्या कहलाता है, डिस्पोजल। यानी कि देयर आर 4 स्टेजेस। नंबर 1 एक्विजिशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन एंड डिस्पोजल। ये 4 जो है ना चेंजेस कैन हैपन
ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द नॉन करंट एसेट। ये 4 स्टेजेस आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये तो अभी टॉपिक्स हैं, एक्विजिशन पे आए। एक्विजिशन तो बेटे सारा आपको आता है। क्यों आता है? एसेट एक्सपेंडिचर याद है? एसेट एक्सपेंडिचर कैपिटल जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला करते थे, एसेट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम डिस्कस करते थे। तो बेटे नॉन करंट एसेट्स का खरीदना ही तो आपका एसेट एक्सपेंडिचर है। ये देखें यहाँ पे कह रहे हैं नॉन करंट, देखो डू रिमेंबर, नॉन करंट एसेट का ना सिर्फ खरीदना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक लाना, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी टेस्टिंग, यहां तक के फुल स्टॉप कहाँ लगता है? जब आपका एसेट बन जाए आपके मुताबिक रेडी फॉर यूज। तो बेटे ये सारा खर्चा एड ऑन होके आपके एसेट की कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। ये सब खर्चा आपका एसेट एक्सपेंडिचर है। तो एक्विजिशन में यही चीज तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें कॉस्ट का एलिमेंट या पार्ट बनेंगी और फाइनलाइज होगा हमारा एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट एसेट। इसमें क्या क्या आ गया? इनिशियल परचेज कॉस्ट आ गई, डिलीवरी कॉस्ट वही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, नॉन रिफंडेबल कोई टैक्सेस वगैरह है, रिफंडेबल तो वापस मिल जाने होते हैं ना, उनको तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, ये नॉन रिफंडेबल है जो वापस नहीं मिलने, ठीक है। ये आपके काउंट हो गए। इंस्टॉलेशन, वो इंस्टॉल या असेंबल कर रहे हो अगर आप, ठीक। टेस्टिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, भाई जिस हॉल या जिस जगह पे लाके प्लांट मशीनरी का फॉर एग्जांपल आपने सेटअप लगाना है, वहां कोई वायरिंग करवाई है, स्विच बोर्ड्स लगवाए हैं, वो पूरा सेटअप क्यों करवाया? कि वहां रखकर एसेट फिर आपका बनेगा ना, रेडी फॉर यूज, सारा कनेक्ट होगा। तो ये सारा खर्चा बेटे ऐड होके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है, ठीक है। प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस वो वाली जो आपको हेल्प कर रहे हैं प्रोफेशनल्स इन मेकिंग योर नॉन करंट एसेट रेडी फॉर यूज। इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट हरगिज नहीं आती। अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हो ना कि वो ट्रेन हो जाएं और एसेट को इस्तेमाल करना उनको आ जाए, नहीं, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आती। ये प्रोफेशनल फीस सिर्फ वो फीस है जो एसेट को बना रही है रेडी फॉर यूज। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया, उन प्रोफेशनल को फी दे दी आपने, या कोई आपने और फर्दर कोई कनेक्शंस करवाए हैं, कुछ भी करवाया, बस डू रिमेंबर एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने तक अगर कोई प्रोफेशनल फी वगैरह पे की है तो वो आपका बेटे इसमें काउंट होगा इन द कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट एसेट, ठीक। अच्छा जी, अब ये देखें कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, ठीक हो गया। कैपिटल बिल्कुल सही, इसको एसएफपी में लिखते हैं बाय डेबिटिंग द, देखो जो भी एसेट आपने परचेज किया या बनाया, ये सारी कॉस्ट उसमें एड अप करो और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या एसएफपी में आपने कैसे लिखना है, कैसे डबल एंट्री कैसे परफॉर्म करोगे? भाई जिस चीज को हमने अपनी स्टेटमेंट्स में शामिल करना है तो ऑन द फर्स्ट हैंड उसकी डबल एंट्री परफॉर्म करेंगे ना। द नॉन करंट एसेट विल बी डेबिटेड और कैश या पेएबल विल बी क्रेडिटेड। ऑन कैश खरीदा तो कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा, ऑन क्रेडिट खरीदा तो फिलहाल आपकी बढ़ जाएगी क्या? लायबिलिटी। बट ये सारी ऊपर वाली जो लिस्ट है ये ऐड होकर जो जो रेलिवेंट खर्चा आपका हुआ है ऐड होके आपका नॉन करंट एसेट विल बी शोन इस टोटल कॉस्ट से विद इन द एसएफपी, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट एक्विजिशन। अच्छा जी, फिर बेटे फर्दर कभी ऐसा खर्चा होता है आपके मौजूदा या एग्जिस्टिंग एसेट पे, आपको मतलब आगे जाके कोई 2-3 साल बाद ऐसा खर्चा करना पड़ा जिससे आपको लगता है कि मेरे एसेट की जो वैल्यू है ना वो इनहैंस हो गई है। इनहैंस मतलब इम्प्रूवमेंट, वैल्यू ऐड हो गई है, बढ़ गई है, तो बेटे उसको भी नॉन करंट एसेट में फर्दर डेबिट करो और कैश या पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई हमारा एसेट जो था ना दैट वाज फॉर 400 लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमने फर्दर अपने एसेट पे एक ऐसा खर्चा किया 50 का जिससे हमारा एसेट जो है ना उसमें इंप्रूवमेंट आ गई, वैल्यू एडिशन हो गई। तो 400 प्लस 50, अब आपकी एसएफपी में आपका एसेट टोटल कितने का शो होगा? 450 का। ये वाला खर्चा बेटे वैल्यू एडिशन कर देता है, वैल्यू में ऐड हो जाता है। और अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हो दैट डू नॉट इनहैंस द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट, या उसमें इंप्रूवमेंट नहीं ला रहा, अपग्रेड नहीं कर रहा, तो बेटे ऐसे खर्चे को मेंटेनेंस एक्सपेंस के तौर पे आप शामिल करते हैं इन द एसपीएल। दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऊपर वाला तो बन जाता है ना आपका एसेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बेटे अगर कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे एसेट की वैल्यू में एडिशन नहीं हो रही, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, अपग्रेडिंग नहीं हो रही उसको, या लाइफ उसकी इनहैंस बढ़ नहीं रही है, ऐसा खर्चा सिंपल मेंटेनेंस एक्सपेंस बन के जाएगा टू द एसपीएल। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने रिपेयर करवाई है, कोई मेंटेनेंस करवाई है, रिन्यू करवाइए अपने एसेट की कोई चीज, इंश्योरेंस करवाइए। इवन इंश्योरेंस भी क्या है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप करवा रहे हो ना अपने
नॉन करंट एसेट की, तो बेटे इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस काउंट होता है, वो एसेट की कीमत में ऐड नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने कोई रीपेंट वगैरह करवाया, मतलब ऑलरेडी पेंटेड था, खराब हो गया, रीपेंट करवाना भी तो क्या है, रिन्यूअल टाइप थिंग है या मेंटेनेंस है, ये सब कुछ बेटे एसपीएल में चार्ज होता है। दैट वाज ऑल अबाउट एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन। जनाब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन ये है बेटे, आपने खुद ही कहा कि मैंने एसेट बाय किया जो मुझे इन द लॉन्ग रन फायदा पहुंचाएगा, ना सिर्फ इस साल, यानी कि आने वाले सालों में भी एसेट से आपको फायदा मिलेगा। तो बेटे आप एसेट के बेनिफिट को डिवाइड करते हो। देखो पूरा एसेट इसी साल एसपीएल में जाके एक्सपेंस बना के माइनस कर देना तो गलत हो जाएगा ना भाई। एसेट आपने इस साल खरीदा, नो डाउट कैश हमारा इस साल स्पेंड हुआ, लेकिन ये एसेट पूरे का पूरा एसपीएल में जाके इस साल की इनकम में से माइनस कर देना अनफेयर है इस साल की इनकम के लिए। इस एसेट ने लेट सपोज आने वाले फर्दर 5 इयर्स अगर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करना है, डोंट यू थिंक कि इसके बेनिफिट को भी 5 इयर्स में डिवाइड किया जाए कि ओके फाइन, आउट ऑफ इतना एसेट इन द कमिंग 5 इयर्स आई एम गेटिंग इतना 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 बेनिफिट एवरी ईयर। बेनिफिट का डिवाइड कर देना का जो आपने एक इंटरनल मैकेनिज्म बनाया हुआ है ना, दैट इज डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस है। यू आर जस्ट what you are doing, you are just decreasing the value of the non-current asset every year because you are getting benefit from that asset. देखो दो एंगल है ना, एक तो ये कि yes every year, देखो नॉन करंट एसेट चीज ही ऐसी है जिसका फायदा आपको इन द लॉन्ग रन मिलेगा। बेनिफिट को डिवाइड कर दिया ओवर द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ आपका अंदाजा या एस्टिमेट है। डेप्रिसिएशन का पूरा टॉपिक इज एन एस्टिमेशन टेक्निक, ठीक है। ये अंदाजा होता है कि जब हम एसेट बाय कर लेते हैं तो अपने यूजेज के मुताबिक हम कहते हैं भाई ये इतने साल तक हमारे लिए कारामद रहेगा, वो कहलाती है इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो आप क्या कर रहे हो, आप बेनिफिट को डिवाइड कर रहे हो, ठीक। और सीधी सी बात है, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, दैट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ दैट थिंग इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कोई चीज इस्तेमाल करो और उसकी वैल्यू डिक्लाइन भी ना हो। आपकी ये 0 मीटर गाड़ी में और सेकेंड हैंड गाड़ी में क्या फर्क होता है? 0 मीटर गाड़ी वो है ना जिसकी कीमत भी ज्यादा होती है, जो इस्तेमाल शुदा नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड हैंड वाली चीज है उसकी कीमत कम क्यों होती है? क्योंकि उससे लोगों ने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया होता है, जिसकी वजह से वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी होती है।